दिल्ली फसाद मामले में पुलिस शुरू से ही जामिया कनेक्शन का दावा करती रही है। ऐसे में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने यूएपीए के तहत मामले में अब तक 18 गिरफ्तारियां की है, जिसमें जामिया मिलिया इस्लामिया के तलबा और तालिबात भी शामिल है। वाज़ेह रहे, जामिया मिलिया इस्लामिया सीएए मुखालिफ एहतजाज का मरकज बना हुआ था और इसी दौरान दिल्ली में फसाद फूट पड़े, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तारियां शुरू की। दानिश्वर दिल्ली पुलिस पर शुरू से ही फसाद का जामिया कनेक्शन बताते जाने को लेकर दिल्ली पुलिस पर तनकीद करते आ रहे हैं। हमारे खुरम हमारे साथ जुड़ चुके। खुरम, ये बताए कि जिस तरह से पुलिस पूरे फसाद को लेकर के जामिया कनेक्शन ढूंढ रही है और अब यूएपीए के तहत गिरफ्तारियां हुई है, मजीद क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है? देखिए, इस पूरे मामले में दिल्ली पुलिस ने जो सबसे अहम बात है कि जो कहा था कि ये पूरा फसाद साजिश के तहत हुआ है और इसकी साजिश कर ली गई थी। अब तक जो जितनी भी चार्जशीट दाखिल हुई है, खासतौर से जिनमें दिल्ली के फसाद को लेकर के जो साजिश का एंगल बताया गया है, वो 13 दिसंबर से शुरू होता है। 13 दिसंबर वो तारीख है जब जामिया मिलिया इस्लामिया के जो तलबा हैं, उनकी तालिबात हैं, वो जामिया कैंपस के सामने एहतजाज कर रहे थे और मार्च करते हुए पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, जिसमें पुलिस के साथ टकराव हुआ था और काफी तशद्दुद वहां पर हुआ था, बहुत सारी गाड़ियां टूटी थी। तो उस वहां से चार्जशीट शुरू होती है और वहीं से साजिश की बात कही जाती है कि यहाँ से शुरू हुई और उसके बाद उसमें पिंजरा तोड़ ग्रुप हो या फिर जो दूसरे जामिया के तलबा रिसर्च स्कॉलर्स हैं वो हो या फिर दिल्ली के जो समाजी कारकुन हैं, जो शहरियत कानून के खिलाफ जो एहतजाज की पूरी लहर चली, उसमें जो लोग एक्टिव तौर पर शामिल रहे, उन तमाम को कहीं ना कहीं इन तमाम चार्जशीट में एफआईआर के तहत बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारी हुई है। 18 लोग हैं जिनको गिरफ्तार किया गया है अलग अलग चार्जशीट के तहत। और जो मैं बता रहा हूं कि जो इसमें साजिश का जो एंगल जोड़ा है, उसकी वजह से यूएपीए लगाया गया है कि यानी कि आपने जो अमन और अमान है उसको बर्बाद करने की कोशिश की। इसमें जामिया के तलबा शामिल हैं, इसमें रिसर्च स्कॉलर शामिल हैं, कांग्रेस के लीडर शामिल हैं और समाजी कारकुन शामिल हैं और पूर्व जो साबिक जामिया के तलबा हैं यानी अलुमनाई, वो भी शामिल हैं, जो कहीं ना कहीं इस शहरियत कानून वाले मामले में शामिल रहे। तो यूएपीए उन पर लगाया गया है। 18 लोगों की अब तक गिरफ्तारी हो चुकी है अलग अलग चार्जशीट अलग अलग केस के तहत जी। और यूएपीए लगने का मतलब यह है कि इसमें 7 साल से लेकर के उम्र कैद और फांसी तक की सजा हो सकती है और ये गिरफ्तारियां अभी तक हुई हैं। खुरम, स्टूडेंट्स के खिलाफ यूएपीए लगाना, इसको किस तरह से देखा जा रहा है? कैसा रिएक्शन जो है सामने आ रहा है? देखिए, लगातार इस पर सवाल उठ रहे हैं, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो अपनी थ्योरी बनाई है वो क्योंकि 13 दिसंबर से शुरू होती है, शहरियत कानून से शुरू होती है और यही वजह है कि तलबा पर यूएपीए लगाया गया। अभी जो 18 लोगों की लिस्ट है उसमें सफूरा जरगर का आपको मालूम ही है कि वो हमला थी, उसके बावजूद उनको जेल में उनको रहना पड़ा और अभी कुछ दिन पहले ही उनको जमानत मिली है। जामिया के रिसर्च स्कॉलर मिरान हैदर हो या फिर शादाब तन्हा हो, ये तमाम लोग, तस्लीम अहमद हो, जो ये तमाम लोग रिसर्च स्कॉलर्स हैं। लेकिन इसी के साथ साथ ताहिर हुसैन जो आम आदमी पार्टी के काउंसलर थे, वो इसमें शामिल हैं। शिफाउर रहमान जो अलुमनी है जामिया के, वो इन गिरफ्तारियों में शामिल हैं। और इसी के साथ साथ जो काउंसलर रही कांग्रेस पार्टी की लीडर इशरत जहां, वो उनकी भी गिरफ्तारी यूएपीए के तहत हुई है और यही वजह है इस पर सवाल उठते रहे हैं। और कई बार नाम भी आया, योगेंद्र यादव जो स्वराज इंडिया पार्टी के सदर हैं और मशहूर समाजी कारकुन हैं, उनका नाम भी आया चार्जशीट के अंदर। हालांकि कोई उन पर दफा नहीं लगाई गई, लेकिन यूएपीए के तहत बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं क्योंकि तमाम इल्जाम जो लगाया गया है वो साजिश का, वो शहरियत कानून के खिलाफ एहतजाज करने वालों के ऊपर है। यही वजह है इनके ऊपर यूएपीए लगाया गया है। लेकिन अगर दूसरे जो लोग कत्ल हुए हैं, नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है या उनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई है तो उन पर साजिश का इल्जाम नहीं है। यही वजह है कि उन पर यूएपीए आपको दिखाई नहीं देगा।
खुरम, शुरू से ही पुलिस की कारकर्दगी पर सवाल उठ रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर के, और जिस तरह से पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती आ रही है उस पर भी काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं पुलिस पर कि पुलिस जो है, जो शरपसंद अनासर है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करती हुई नहीं दिखाई दे रही है, बल्कि उल्टा स्टूडेंट्स पर जो है, जो कि सीए प्रोटेस्ट अपने कैंपस में कर रहे थे, उनके खिलाफ ज़्यादा सख्त होती हुई दिखाई दे रही है। देखिए, इस अगर देखा जाए तो बहुत सारे सवाल हैं और इस जांच पर सवाल हैं, और इस तरह के सवालात और इल्जामात दिल्ली पुलिस पर लगते रहे हैं कि उन्होंने जिस तरह फसाद हुए उसमें उन्होंने लापरवाही की और फसाद रोकने की कोशिश नहीं की। इसी के साथ साथ करदमपुरी का एक मामला था, वहां पर कुछ लोगों से वंदे मातरम कहलाते हुए एक वीडियो सामने आई थी और उसकी खबर भी हमने चलाई थी। उसमें एक लड़के की मौत हो गई थी, लेकिन उस पूरे मामले में किसी भी पुलिस वाले का नाम नहीं है। यही वजह है कि इस पूरी कार्रवाई को कहीं ना कहीं पार्शियलिटी यानी कि शफाफियत का फुकदान आप कह सकते हैं कि उस पर इस तरह का इल्जाम जरूर लग रहा है और वो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और यही वजह है कि कई लोग इस पर सियासी तौर पर कार्रवाई का भी इल्जाम लगा रहे हैं। बिल्कुल खुरम, जिस तरह से दिल्ली रॉयट्स को लेकर के पुलिस कार्रवाई कर रही है वो सवालों के घेरे में है, और स्टूडेंट्स पर जिस तरह से यूएपीए एक्ट लगाया जा रहा है उस पर भी कई सवाल उठ रहे हैं। खुरम, बेहद शुक्रिया तमाम तफसीलात के लिए। आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र में मराठा रिजर्वेशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट अगले महीने से रोजाना समाअत के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट किसी भी पीर के रोज से समाअत कर सकता है, लेकिन कुछ फरीकीन वर्चुअल समाअत से नाखुश हैं और खुली अदालत में समाअत की अपील कर रहे हैं। गुज़िश्ता समाअत में सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्वेशन पर रोक लगाने से इनकार करते हुए महाराष्ट्र हुकूमत को राहत दी थी। कानपुर शेल्टर होम में 57 लड़कियों के कोरोना मजबूत पाए जाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया रिपोर्ट का हवाला देते हुए यूपी की योगी हुकूमत से इस मामले में मांग की है। अदालत जवाब मांगती है कि योगी हुकूमत को हुक्म दिया है कि इस मामले में हलफनामा दाखिल किया जाए। कानपुर गैंगस्टर मामले में पुलिस ने बखरू गांव के 3 अफराद को गिरफ्तार किया है। उन पर साजिश में मुलविस होने का इल्जाम है। उधर डिप्टी एसपी का खत एसएसपी ऑफिस से गायब हो गया है। ख्याल रहे कि डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा ने साबिक एसएस अनंत देव को खत लिखा था, जिसमें विकास दुबे से एसओ विनय तिवारी की साजबाज का तस्करा किया गया था। उधर कानपुर मामला सोशल मीडिया में गश्त कर रहा है। सचान और रीता पांडे के बाद बीजेपी कारकुन अतुल दुबे सुर्खियों में है। अतुल दुबे विकास दुबे की हिमायत कर रहे हैं, हालांकि उन्होंने पुलिस के तरीक़ेकार पर सवाल भी उठाए हैं। सोशल एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में तत्कालीन सीईओ बिल्लोर श्री देवेंद्र मिश्रा जी के द्वारा एक चिट्ठी एसओ चौबेपुर विनय तिवारी के खिलाफ तो लिखा गया है। इस संबंध में चिट्ठी वायरल हो रहा है। उस चिट्ठी में ये तथ्य दिया गया है कि 386 धारा विकास दुबे के खिलाफ जो लगा है वो हटाया गया है और उसको फेवर किया जा रहा है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीईओ बिल्लोर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस, सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाए गए हैं। फिर भी इस संबंध में और भी गहराई से हम जांच कर रहे हैं कि इस चिट्ठी का जो जेन्युइनिटी के संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं। जो भी तथ्य सामने आएगा उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश से भागे हुए गैंगस्टर विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हो सकता है, और इसी मामले की संभावना को देखते हुए दिल्ली पुलिस अब काफ़ी सतर्क हो गई है। हालांकि जो दिल्ली पुलिस के सूत्रों के हवाले से अगर कहें तो उत्तर प्रदेश के कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी दिल्ली पुलिस के संपर्क में जुड़े हुए हैं, और ख़ास तौर पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अधिकारियों के संपर्क में बने हुए हैं और इस मामले की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। दिल्ली पुलिस के सूत्रों की अगर माने तो विकास दुबे दिल्ली एनसीआर में छुपा हुआ हो सकता है और दिल्ली में स्थित जो कोर्ट है यहाँ पर आत्मसमर्पण कर सकता है, लेकिन आत्मसमर्पण करने से पहले उत्तर प्रदेश की पुलिस उसे गिरफ्तार करना चाहती है और इस मामले पर आगे की तफ्तीश करना चाहती है। जिस तरह से विकास दुबे पर संगीन आरोप है, उसको लेकर
उत्तर प्रदेश की 42 से ज़्यादा टीमें उसे तलाश रही है। लेकिन विकास दुबे को भी अगर पता है कि इस मामले में अगर सही तरीके से उसे बचना है तो दिल्ली ही सबसे ज़्यादा सुरक्षित स्थान हो सकता है, इसलिए दिल्ली एनसीआर में उसके छुपे होने की भी जानकारी मिल रही है और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए दिल्ली पुलिस काफ़ी सतर्क हो गई है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। फौज में खवातीन अफसरों के मुस्तकिल कमीशन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मरकज को मजीद मोहलत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म की तामील के लिए मरकज को और 1 महीने की मोहलत दी है। मरकज ने अदालत में कहा कि हतमी फैसला आखिरी मरहले में है और इस सिलसिले में ऑर्डर कभी भी आ सकता है। मरकज की जानिब से बाला सुब्रमण्यम अदालत में हाजिर हुए। उन्होंने कहा कोरोना को पेश नजर रखते हुए इस सिलसिले में मजीद मोहलत दी जानी चाहिए। वजारत दिफा के मुताबिक लॉकडाउन के सबब दफ्तर बंद थे और मुलाजमीन भी कम हाजिर रहे, जिसकी वजह से अदालत के जरिए दिए गए वक्त में हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो सका। इस वक्त की बड़ी खबर नाजरीन आपको बता दें, गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश जारी है। यूपी पुलिस दिल्ली पहुंची। दिल्ली में सरेंडर कर सकता है विकास दुबे। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर छुपा हो सकता है। इस दौरान पुलिस ने विकास के 15 साथियों की भी तस्वीरें जारी की है। काफी अहम खबर आपको बता रहे हैं। उन सभी 15 अफराद पर एफआईआर दर्ज है। गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश लगातार जारी है। यूपी पुलिस दिल्ली पहुंच चुकी है। दिल्ली में बताया जा रहा है कि विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में गैंगस्टर छुपा हो सकता है, तलाश जारी है। साथियों की तस्वीरें भी जारी की गई है। 15 साथियों की तस्वीरें जारी की गई है। इस दौरान पुलिस ने विकास के सभी 15 अफराद पर एफआईआर दर्ज की है। कानपुर में पुलिस और बदमाशों के दरमियान मुठभेड़ हुई थी, जिसमें पुलिस एहलकार शहीद हुए थे। इसी पूरे मामले को लेकर के यूपी पुलिस दिल्ली पहुंची है। दिल्ली में गैंगस्टर विकास दुबे सरेंडर कर सकता है। दिल्ली एनसीआर में विकास दुबे छुपा हो सकता है। उसके 15 साथियों की भी तस्वीरें जारी की गई है। सभी 15 अफराद पर एफआईआर दर्ज है। आगे बढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच एनकाउंटर हुआ। फौज ने सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। एनकाउंटर में अब तक 1 मिलिटेंट हलाक हुआ है, जबकि फौज के 2 जवान और 1 पुलिस एहलकार जख्मी हो गया है। यह एनकाउंटर गुस्सो इलाके में हुआ है। यहां मोबाइल और इंटरनेट खिदमात मुअत्तल कर दी गई है। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन जारी है। इस बीच एनकाउंटर के मकाम के करीब मुश्तइल अफराद और सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच झड़पों की भी खबरें हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर कर्नाटक से जुड़ी हुई। कर्नाटक में कोरोना का कहर जारी है। मरकजी टीम ने वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा से मुलाकात की। कर्नाटक के वज़ीर सेहत का रियासत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से उन्होंने इनकार कर दिया है। कंटेनमेंट जोन्स में ज्यादा टेस्ट करने का ऐलान किया गया है। काफी अहम खबर, कर्नाटक में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मरकजी टीम ने वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा से इस सिलसिले में मुलाकात की। आपको बता दें, कर्नाटक के वज़ीर सेहत का रियासत में कम्युनिटी ट्रांसमिशन से उन्होंने साफ इनकार कर दिया है। कंटेनमेंट जोन्स में ज्यादा से ज्यादा टेस्ट करने का ऐलान किया गया है। आपको बता दें, इससे पहले रियासती वजीर मधुस्वामी ने कहा था कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन हो रहा है कर्नाटक में, और अब कर्नाटक के वज़ीर सेहत का कहना है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। उन्होंने साफ तौर पर इनकार कर दिया है कि कर्नाटक में कम्युनिटी ट्रांसमिशन नहीं हो रहा है। इसी सिलसिले में मरकजी टीम ने वज़ीर-ए-आला येदियुरप्पा से मुलाकात की। कंटेनमेंट जोन्स में ज्यादा टेस्ट करने का ऐलान किया गया है। आगे बढ़ते हैं, मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 7 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के 22,252 नए मामले रोशनी में आए हैं, जबकि इसी अरसे में 467 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में अब तक 20,160 अफराद की मौत कोरोना से हो चुकी है। मुल्क में अब तक 4,39,948 अफराद सेहतियाब हो चुके हैं, जबकि 2,59,557 एक्टिव केसेस है।
बेंगलुरु से मैसूर अपने गांव को लौट रहे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जराये के मुताबिक उन्हें गांव में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। गांव वालों को अंदेशा है कि शहर से वापस होने वालों के साथ कोरोना के मामलों में इजाफा हो सकता है, इसलिए उन्हें गांव में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी जा रही है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता दिनों अबूरू गांव में बेंगलुरु से आने वालों को मज़ाहमत का सामना करना पड़ा, लेकिन इंतजामिया के अफसरों के समझाने बुझाने के बाद बात बनी। मैसूर के डिप्टी कमिश्नर अभिराम जी शंकर भी मानते हैं कि कोरोना के बढ़ते मामलों से गांव वाले तशवीशमंद हैं और जिले की सरहद को बंद करने का मुतालबा कर रहे हैं। इंदौर में महकमे सेहत और हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद कोरोना का कहर नहीं रुक रहा है। देर रात से अब तक इंदौर में कोरोना के 78 नए मामले सामने आ चुके हैं। इंदौर में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 4,954 हो गई है। इंदौर में कोरोना से अब तक 249 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 3,791 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में कोरोना के नए मामले सामने आने के बाद मरीजों की मजमूई तादाद बढ़कर 15,575 हो गई है। कोरोना से अब तक 611 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 11,535 मरीज सेहतयाब भी हो चुके हैं। मध्य प्रदेश में हालांकि 1 जुलाई से कोरोना के खात्मे के लिए कल कोरोना के नाम से मुहिम भी चलाई जा रही है। इसके बावजूद भी मरीजों की तादाद कम होने का नाम नहीं ले रही है। यूजीसी ने ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के आखिरी साल के इम्तिहानात को मुलतवी न करने का फैसला लिया है। यूजीसी ने इस हवाले से गाइडलाइंस जारी कर दी है। यूजीसी ने सितंबर के आखिर तक इम्तिहानात कराने का फैसला लिया है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से इम्तिहानात कराने की यूनिवर्सिटीज को इजाजत दी। बिहार में मुस्लिम वोटों को लेकर सियासत शबाब पर है। खास तौर से जेडीयू और आरजेडी के दरमियान मुस्लिम वोटों पर एक हुड़ मची हुई है। जेडीयू ने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिम समाज के लिए काफी काम किया है। नतीजे के तौर पर अक़लियती तबका नीतीश कुमार को अपना हमदर्द समझता है। वहीं आरजेडी ने हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि नीतीश कुमार मुसलमानों के दरमियान जात पात को बढ़ावा दे रहे हैं। आरजेडी लीडर आरिफ हुसैन के मुताबिक नीतीश कुमार ने सूबे की सबसे बड़ी मुस्लिम तंजीम इमारत शरिया को भी अपने पाले में खड़ा कर दिया है। नीतीश कुमार के शासन में जितना अमन चैन के साथ तरक्की के रास्ते तय किए हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम अक़लियत के लोग इस एहसास को किसी की भी रणनीति कूटनीति अब डैमेज नहीं करने वाली है। पूरे बिहार में गांव लेवल पर जो हमने अपने तौर से लोगों से बातें की, समझा, तो अब ये क्लियर है कि कोई किंतु परंतु नहीं बचा है और बोरा में कस करके मुस्लिम वोट इस मर्तबा नीतीश कुमार को खोना नहीं चाहता है। बिहार सभी मजहब सभी धर्म के लोगों का वोट मिलेगा। मुसलमान जानते हैं कि इमारत शरिया को भी खरीद लिया नीतीश कुमार ने, मुसलमानों में अशराफ और अर्जाल कर दिया और ये खुद आरएसएस के गोद में बैठे हुए हैं। उनके साथ इनका अलायंस है और आरएसएस हेडगुआर के जो मंसूबे हैं बंच ऑफ थॉट का, उसको ये लागू करने पर तुले हुए हैं। इसलिए कोई भी कोशिश नीतीश कुमार की इस चुनाव में बेकार। एक तरफ जहां अवाम वबाई मर्ज कोरोना से परेशान है, तो वहीं अमरावती में महकमे बिजली के लापरवाह रवैये से जिंदगी बदहाल है। बारिश के दिनों में बार बार बिजली के जाने और आए दिन हो रहे हादसों से अवाम में महकमे बिजली के खिलाफ बरहमी पाई जा रही है। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में बिजली के खंभे झुके होने के सबब आए दिन हादसे पेश आ रहे हैं। वहीं मामूली सी खराबी को दुरुस्त करने के लिए कई इलाकों की बिजली बंद कर दी जाती है। शॉर्ट सर्किट के बायस कई बार आग लगने के मामले सामने आ चुके हैं। गंभीर समस्या है हमारे एरिया की। इसके ऊपर शासन प्रशासन कई सालों से देख रहा है, सोया हुआ है, आज तक किसी ने आवाज़ नहीं उठाई है। और ये जिस एरिया में हम लोग रहते हैं ताजनगर अलीम नगर में, आज वहाँ के खंभों को 30 से 35 साल हो गए। 35 साल के अंदर कई रोड 4-4 बार बने हुए है। खंभे की जो हाइट है वो करीबन 30 फीट 20 फीट है। आज वो जो तार जो लटक रहे हुए है उनकी हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 7 या 6 फुट पर आ गई है, जिसकी वजह से ना कोई ट्रक जा सकता, ना कोई बड़ी गाड़ी जा सकती, ना ही
जो शामियाने वगैरह जो शादियों के जो लगते हैं टेंट, वो भी नहीं बांध सकते हम लोग। और ये बहुत बड़ा हादसा यहाँ पर होने के चांसेस है, और जिसकी वजह से जो तार लटकते हैं आए दिन एक बहाना मिल जाता है इनको लाइन बंद करने का कि भाई थोड़ी सी भी हवा चली तो ये लोग तुरंत लाइन बंद कर देते। ऐसा कोई दिन बरसात में नहीं जाता है जो हमारे एरिया की लाइन नहीं जाती है। और एक तरफ कोरोना की वजह से ही पहले लोग परेशान हैं, और उसकी बीमारी को लेकर और तरह तरह की जो रोगराई आ रही है, और अभी बारिश की वजह से जगह जगह पे पानी जम रहा है, और ये बिजली जाने की वजह से, गर्मी की वजह से मच्छरों का काटना और बहुत ज़्यादा बीमारियों का जो है वो मुस्लिम क्षेत्र में प्रकोप होने की संभावना है। इसलिए हम प्रशासन से निवेदन करते हैं कि जल्द से जल्द जो है ये बिजली की जो समस्याएं हैं इसके ऊपर समाधान ढूंढे, सर्वे कराए, और जो भी परेशानियां हैं डीपी की है, तारों की है, उसको जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश करें। कोरोना वबा और लॉकडाउन से मईशत मुतासिर हुई है। बड़ी, छोटी और घरेलू सनतें सभी मुतासिर हुई हैं। हालांकि अनलॉक का अमल जारी है, लेकिन कारोबार अभी रफ्तार नहीं पकड़ सका है। अलीगढ़ की ताला सनत पर दोहरी मार पड़ी है। हिंद चीन सरहदी कशीदगी और नेपाल बहरान के सबब ताला और हार्डवेयर के कारोबार पर असर पड़ रहा है, जिसकी वजह से कारोबारी और कारीगर दोनों परेशान हैं। पेश हमारे नुमाइंदे कामरान की रिपोर्ट। कोरोना के दौर में तमाम तर एहतियात बरतते हुए अलीगढ़ की ताला सनत शुरू तो हुई, लेकिन हिंद चीन कशीदगी और नेपाल बहरान से मुश्किलों में मजीद इजाफा हो गया। इंडो नेपाल एक्सपोर्ट एसोसिएशन के सेक्रेटरी पंकज वार्ष्णी का कहना है कि अलीगढ़ के 250 के करीब कारोबारी हैं जो नेपाल से 200 करोड़ सालाना कारोबार करते हैं, लेकिन सरहदें सील होने से कारोबार मुतासिर हो रहा है। लॉक्स बनाने में दिक्कतें ये आ रही हैं कि एक गज की दूरी पर लोग काम किया करते थे, तो अब गवर्नमेंट के लॉ हैं कि 2 गज की दूरी होनी चाहिए। तो एक मशीन के बीच में से कारीगर को हटाना पड़ा है। तो जहाँ कारीगर 10 काम कर रहे हैं, 5 कारीगर से काम प्रॉपर तरीके से न होने की वजह से माल बनने में भी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। माल भी 25% तैयार नहीं हो पा रहा है 100% की जगह। तो हमको ऐसा लग रहा है कि जब तक ये कोरोना चलेगा तो लगता है कि काम जो है हमारा हार्डवेयर का तो बहुत दिक्कत रहेगी। तो कहीं भारत और नेपाल में कोई तनातनी होगी तो हम व्यापारियों को इस बात का डर लग रहा है कहीं हमारा पैसा ना फंस जाए, कि हमारे बिजनेस पे फर्क ना पड़े। लगता है कि हमारा काम बंद ना। ताला कारखाना चलाने वाले मोहम्मद जाहिद बताते हैं कि हम जिन सप्लायर्स को माल बनाकर देते हैं उनको बुकिंग नहीं मिल पा रही है। वजह साफ है कि नेपाल से पैसों की अदायगी नहीं हो पा रही है। इन मुश्किल हालात में जबकि काम गिनती के दिन ही हो रहा है, कारोबारियों और कारीगरों समेत इस सनत से जुड़े दीगर अफराद को 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिल पा रही है। हमारा ताले का कारोबार है, पैडलॉक बनाते हैं हम लोग। यहीं हम जो है छोटे कारोबारी हैं, अब लोकल में अब अलीगढ़ में जो सप्लायर हमारे बैठे हुए हैं उनको हम माल देते हैं। उनका माल ज़्यादातर नेपाल वगैरह जाता है। इस वक्त चाइना से भी थोड़ा रिश्ता गड़बड़ है हमारा। नेपाल के बॉर्डर सील हैं, मालों का आना जाना कम है, ऑर्डर बहुत ना के बराबर मिल रहे हैं, तो पेमेंट हमें भी बिल्कुल ना के बराबर मिल रहा है। काम नहीं मिल पा रहा, दिक्कत तो ये है भाई। पहले तो था का काम अच्छा होता लॉकडाउन से पहले, और जब से लॉकडाउन खुल भी गया है थोड़ा बहुत, तो उसमें 2 दिन या 3 दिन काम मिल रहा है। भाई मजदूरी कर रहे हैं, मजदूर को क्या चाहिए? मजदूरी नहीं मिला तो कैसे घर चलेगा? न सप्लायर के पास ऑर्डर हैं और न ही कारोबारी माल बनाने की सूरत में है। मजदूरों के हाथों को काम नहीं, जिंदगी अंदेशों में घिरी हुई है। इस सब्र आजमा वक्त में दीगर सनतों की तरह ताला सनत से वाबस्ता अफराद बेहतर उम्मीद का सहारा थामे हुए हैं। अलीगढ़ से न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मोहम्मद कामरान की रिपोर्ट। मुंबई से इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। कोविड टेस्ट के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, बीएमसी अनकरीब हुक्मनामा जारी करेगी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर ये फैसला लिया गया है कि कोविड टेस्ट के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं है। बीएमसी अनकरीब हुक्मनामा जारी करेगी। नाज़रीन, कोविड टेस्ट के लिए प्रेस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं, बीएमसी अनकरीब हुक्मनामा जारी करेगी। मुंबई में कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर ये फैसला लिया गया है। नाज़रीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों के लिए आप रुख कर सकते हैं हमारी वेबसाइट